Hello friends. So today we are going to discuss about the different types of powders and their characteristic. We start from the dusting powder. Earlier we have also studied dusting powder in the classification of the powders. So I have put it the link in the description box so that you take a look of that description also. And in this video we are going to generally discuss about the different types of dusting powder. डस्टिंग पाउडर जनरली दो टाइप्स का होता है, सर्जिकल एंड मेडिकल. सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो कि बॉडी कैविटीज में या जो बर्न्स हुआ, एम्बिलिकल कॉर्ड्स हुआ, मीन्स जहाँ पे बॉडी कैविटी हो या जहाँ पे सुपरफिशियली मतलब वो नहीं होगा, वो जहाँ पे जैसे जल गया है तो क्या है, ऊपर की लेयर डिसरप्ट हो गई है तो ब्लड नीचे आ रहा है तो वहां पे यूज होगा. इन्फेंट्स एम्बिलिकल कॉर्ड्स में नाभि जिसे कहते हैं ना, जब बच्चा होता है तो उसकी जो नाभि पे इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए एक पाउडर लगाते हैं, नियोमाइसिन उसका नाम होता है. तो वो भी इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं सर्जिकल डस्टिंग पाउडर का. तो एक तरीके से हम लोग ये समझे कि ये वुंड्स पे या सर्जिकल वर्क में जहाँ वहाँ यूज होता है, इसीलिए इसको स्टरलाइज किया जाता है. पहले इसको स्टरलाइज किया जाता है ताकि जो पैथोजन से बैक्टीरिया वायरस जो भी प्रेजेंट है वो कंप्लीटली वहां से रिमूव हो सके. और मेडिकल डस्टिंग पाउडर जनरली क्या है, जो सुपरफिशियल स्किन के ऊपर यूज होता है, जैसे मेडिकल कंडीशंस में यूज होता है. ठीक है. ये भी पैथोजेनिक फ्री होता है, पैथोजन इसमें भी नहीं होते, जैसे कहीं इरिटेशन हो गया, रैशेज हो गए तो वो मेडिकल डस्टिंग पाउडर होगा. और जो जनरली डस्टिंग पाउडर दो इंग्रेडिएंट्स से को मिला के बनेगा, जैसे इसमें स्टार्च हो गया, टाल्क हो गया या केओलिन. जैसे स्टार्च के साथ टाल्क या केओलिन को मिलाएंगे तो डस्टिंग पाउडर बनेगा और उसमें फिर जो ड्रग हमें डालना रहेगा. द मोस्ट कॉमन मटेरियल जो यूज होता है वो टाल्क एंड केओलिन, मतलब एक तरीके से मान ले तो ये एक उसका मीडियम, एक बेस है कि जिसके थ्रू ही ये बनेगा, टाल्क या केओलिन, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं दोनों. ठीक है. और ये इंग्रेडिएंट क्या है कि दोनों इंग्रेडिएंट टाल्क और केओलिन दोनों पैथोजेनिक बैक्टीरिया कंटामिनेशन के प्रोन होते हैं, मतलब इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है. तो इसीलिए इसको स्टरलाइज किया जाता है ड्राई हीट मेथड से 160 डिग्री पे 2 घंटे के लिए. तो हमें सर्जिकल और मेडिकल डस्टिंग पाउडर दोनों मिल जाएंगे. जब उसको मतलब यूज करने से पहले, मतलब उसको मैन्युफैक्चर करने से पहले, उसका फॉर्मुलेशन करने से पहले हम लोग पहले टाल्क या केओलिन को स्टरलाइज कर लेंगे ड्राई हीट मेथड से. तो जो ये बनेगा पाउडर टाल के कोलिन से, और उसमें हम अपना एपीआई या जो भी हमें जिस जिस यूज में लेना उस हिसाब से उसको यूज करेंगे. जैसे एंटीसेप्टिक हो गए, एस्ट्रिंजेंट पाउडर हो गए, एड्सॉर्बेंट पाउडर हो गए, एंटी परस्पिरेंट मतलब जो स्वेट में काम करते हैं, एंटी प्यूरिटिक मीन्स जो कि हमारे रैश इरिटेशन रैशेस में काम करते हैं, और मतलब एक तरीके से जहाँ एलर्जी कंडीशन होती है वहाँ एंटी प्यूरिटिक होता है. और डस्टिंग पाउडर जो है कि एरोसोल कंटेनर्स में आते हैं, जिसके सिफ्टर टॉप कंटेनर में हो गया. और जो ये सिफ्टर टॉप कंटेनर है ये एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है. बट इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इजियर एप्लीकेशन होता है. जैसे हम लोग गर्मी के समय डर्मी कूल लगाते हैं तो उसका सिफ्टर टॉप हम लोग कह सकते हैं कि सिफ्टर टॉप है. कुछ पाउडर्स एरोसोल कंटेनर्स में भी आते हैं कि इसको स्प्रे करते हैं. तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे कि क्या है कि ये तो एक कंटेनर में आ गया, लेकिन हम लोग स्टरलाइज गोएस पैड से, पाउडर पफ से, ये सब से भी डस्टिंग पाउडर को अप्लाई कर सकते हैं. मतलब दोनों तरीका है. हम लोग चाहे उसको कंटेनर में रख के, चाहे उसको एक वैसे ओपन वाइड माउथ कंटेनर में रख के पफ और गॉस पैड का, स्टरलाइज गॉस पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो पाउडर्ड या डस्टिंग पाउडर जनरली वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब होता है जनरली. अगर नॉर्मल ह्यूमन जो 18 या 15 ईयर्स के ऊपर हैं उन लोग के लिए, क्योंकि बहुत फाइन होता है ना, तो जैसे कभी कभार बच्चों के लिए ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि बड़े फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो वो अगर इनहेल कर लिया तो उसके लंग्स में जाके इरिटेशन कॉज कर सकते हैं. एल्डरली पीपल के लिए उतना टॉक्सिक नहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा स्पेशल केयर रखनी चाहिए जब जब चिल्ड्रन से इन्फेंट्स को हम लोग अप्लाई करें या खुद भी अप्लाई करें तो उनसे दूर रखें.
एग्जाम्पल क्या है पाउडर मेकिंग, जैसे स्टार्च हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, प्यूरिफाइड टाल्क हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया। तो ये एक सिंपल फॉर्मुलेशन है। इसका डायरेक्शन क्या है कि कितने टाइम इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई 2 या 3 टाइम्स अ डे ऑन द अफेक्टेड पार्ट। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर देखें तो जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट है, पहले उसको ग्राउंड कर लें, मतलब ट्राइचुरेट कर लें या ग्राइंड कर दें। उसके बाद जितने हैं सबको वेट कर लें जितना इस फॉर्मुलेशन पे लिखा हुआ है, जैसे 25 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 5 ग्राम, जितना भी हमें लेना है उसको लेके फिर उसको मिक्स करके 85 नंबर सीव से पास कराना है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा लाइटली उसको मिक्स करना है और फिर उसको ऐसे कंटेनर में रखना है जो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से उसे बचाए, या तो शिफ्टर टॉप कंटेनर में उसको ट्रांसफर कर देना है। तो ये एक तरीका था कैसे हमारा डस्टिंग पाउडर मैन्युफैक्चर होगा या बनेगा। अब अगले पाउडर की तरफ आते हैं, इफरवेसेंट पाउडर। तो नाम से ही हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इफरवेसेंट, इफरवेसेंट मतलब जो जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हम लोग इफरवेसेंट टैबलेट आता है, एग्जाम्पल में देखें तो डिस्प्रिन जो हम लोग लेते हैं, तो टैबलेट को हम लोग जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो पूरा तुरंत डिसॉल्व हो जाता है पानी में। तो यही कुछ इस उसी से रिलेटेड इसका प्रिंसिपल है। जैसे इफरवेसेंट पाउडर क्या है कि इसमें एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बन जनरली इसमें कंबाइंड होते हैं, और जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, मेन इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, मतलब ऐसे पाउडर जो कि वाटर में आके कांटेक्ट में आके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। द पाउडर्स में भी सिंगल और मल्टीपल डोज, ये भी क्लियर है। वाटर इज यूजुअली यूज्ड टू डिसॉल्व और डिस्पर्स दिस ड्रग बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो सो इन पाउडर में जनरली जो एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से सब रहेंगे, इसके साथ हमारी जो एपीआई रहेगी, अगर उसको मिक्स किया जाएगा और ट्राइचुरेट करके बनाया जाएगा तो क्या होगा कि जब इसको इस पाउडर को हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा और फिर इजी एडमिनिस्ट्रेशन उसका हम लोग जैसे हम लोग पानी पीते हैं उस तरीके से पी सकते हैं। फिर इसको हम लोग स्टोरेज क्या होना चाहिए इसका, इसका जो है कि स्टोरेज एक टाइटली क्लोज कंटेनर में चाहिए, क्योंकि जैसे वाटर मींस अगर वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, ज़्यादा मॉइस्चर आ गया, तो भी हो सकता है इसका चांसेस है कि ज़्यादा डिटोरिएट होने का चांसेस ज़्यादा है। इट इज़ पॉसिबल टू टेक लार्ज डोज, मतलब अगर इसके थ्रू हम लोग लेंगे, अगर एज अ पाउडर डोजेस फॉर्म, इफरवेसेंट पाउडर डोजेस फॉर्म के तौर पे लेते हैं तो हम लोग ज़्यादा डोज भी ले सकते हैं, क्योंकि क्या है कि ये बल्क में हमें थोड़ा सा जैसे कि कम से कम 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे लेना होगा, तो थोड़ा सा इसको लार्जर डोज में लेना होता है। और अगर इसको हम लोग कंबाइन कर दे ऑर्गेनिक फूड एसिड कार्बोनेट को, अगर हम लोग ऑर्गेनिक फूड एसिड से कंबाइन कर लें तो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट बनाएगा एसिड का। ठीक है, और जो क्या करेगा, जो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है जो हमारे स्टमक का, तो एक तरीके से ये पीएच को भी बफरिंग करेगा। तो एक तरीके से ये हमारे फायदा है कि हमारे स्टमक में जाके ये इजीली डिसोल्यूट हो सकता है। ठीक है, तो एक इसका ये भी है कि डिसोल्यूशन में भी हेल्प करेगा क्योंकि पीएच बैलेंस कर देगा। और जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो ऐसा बताया गया है कि जो इफरवेसेंट प्रोडक्ट जितने भी हम लोग देख रहे हैं कि भाई वो थोड़ा जल्दी ब्लड स्ट्रीम में पेनिट्रेट करेंगे, तो इसका मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़िया होगा, कि ब्लड स्ट्रीम में जल्दी घुलेंगे। 15 मिनट मतलब जैसे हम लोग इनटेक किया, इनटेक के 15 मिनट बाद ही ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। जैसे टैबलेट अगर हम लोग टैबलेट हो सकता है कि आधे घंटे बाद पहुंचे, लेकिन ये जो है कि थोड़ा सा ये 15 मिनट थोड़ा सा इसमें मतलब क्या है, ये थोड़ा क्विकली प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें डिसइंटीग्रेट टैबलेट को नहीं होना, हम लोग पाउडर फॉर्म ले रहे हैं, पहले ही वो डिसॉल्व है वाटर में, और फिर उसको लेंगे तो वहाँ पीएच बैलेंस भी कर देगा, और फिर वो फॉर्म में भी है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो जल्दी स्टमक के म्यूकस लाइनिंग्स पे अडेयर होगा, इंटेस्टाइन में अडेयर होगा, वहाँ से जल्दी अपना वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा। सो नेक्स्ट वन है इफ्लोरेसेंट पाउडर। तो इफ्लोरेसेंट पाउडर जनरली ऐसे पाउडर हैं कि जो जिसके क्रिस्टलाइज्ड पाउडर जो है
वो कंटेन करते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे एलम, सेट्रोपिन सल्फेट, सिट्रिक एसिड, कोडीन, ये सब हैं। बट इसमें समझने वाली बात यह है कि जो इफ्लोरेसेंट पाउडर है, अगर वो लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में एक्सपोज होंगे तो उसमें इवोपरेशन होगा, मतलब जो उसकी वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वो मतलब वाटर को लिबरेट करेगा, वाटर को रिलीज करेगा अगर वो लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में के कांटेक्ट में आता है। तो मींस इसमें क्या होगा कि वाटर गेट्स लिबरेटेड, मतलब वाटर लिबरेट होगा, जो पाउडर है उसके अंदर से वाटर लिबरेट होगा, और जो पाउडर है वो स्टिकी फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में, मतलब सेमी सॉलिड, या कभी कभार वो लिक्विफाई भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा इवोपरेशन होगा, मीन्स वाटर का लिबरेशन होगा, ये वाटर रिलीज होगा अगर वो लो इन्वायरमेंट में, लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में एक्सपोज होगा तो। ठीक है, तो इसमें जनरली यही सब है कि वो एनहाइड्रस फॉर्म में रहता है जो सॉलिड है। तो अगर क्या होता है कि जब एनहाइड्रस फॉर्म में है, मतलब ना क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, लेकिन अगर वो एक्सपोज होगा लो ह्यूमिडिटी में, तो क्या होगा, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो कभी कभार क्या होगा, कभी कभार क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम्स कि उसकी पोटेंसी भी चेंज हो सकती है। तो इसीलिए इसका जो स्टोरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो सॉलिड पार्टिकल्स जिसके पास इफ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी है, अगर वो स्पॉन्टेनियसली वाटर को लूज करेंगे तो, और जब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट के प्रेजेंस में मतलब आएंगे या उससे एक्सपोज होंगे, तो साइमल्टेनियसली वो वाटर को लूज करेंगे। और जो यही प्रोसेस पूरा होगा, जो जो सॉलिड साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली वाटर को लूज करेंगे फ्रॉम द सॉल्ट हाइड्रेट्स, तो उसी को हम लोग कहेंगे इफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। सो मीन्स द सॉलिड्स दैट spontaneously lose water is called as efflorescent substance। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और ये ऐसा होता है इस वजह से है क्योंकि क्या होता है कि जो हाइड्रेट का एक्वस वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है देन द वाटर वेपर, तो इसीलिए जो सब्सटेंस रहेंगे इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, फेरिक सल्फेट एंड सोडियम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो सोडियम सल्फेट डीकेहाइड्रेट है, सेकेंड वन सोडियम कार्बोनेट और फेरिक सल्फेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। तो हाइग्रोस्कोपिक मीन्स क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक मीन्स होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। सो इसमें जो वाटर वेपर है, अरे वाटर मॉलिक्यूल है, वो आके जो क्रिस्टल लैटिस ऑफ द पाउडर है वहां वो एब्जॉर्ब होगा, जिसके कारण जो साइज ऑफ द सब्सटेंस है वो इंक्रीज हो सकता है, मतलब वाटर फूल सकता है। अरे वाटर में पाउडर जैसे कभी कभार देखते हैं हम लोग फूल जाता है, या तो यही चीज है कि ये चीज क्या करते करेगा, वाटर को, जो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है वाटर को वो एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और वो उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसमें वाटर आ जाएगा। Change in hygroscopic property can be seen in color, boiling point, viscosity and other due to hygroscopic nature। तो पाउडर के जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है, अगर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर वाटर अगर एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कलर चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, विस्कोसिटी चेंज होगी, ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं। जो सॉल्ट है, जो नमक है हमारा, वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, जो घर में भी हम लोग यूज करते हैं। अगर देखते हैं कि अगर हम लोग नमक को थोड़ी देर बाहर खुला छोड़ दें तो वो भी स्टिकी फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन उसका जो वो थोड़ा बल्की हो जाएगा, थोड़ा सा वो फूल जाता है, ये मतलब अपनी तरह एब्जॉर्ब कर रहा है। और वहाँ क्या था, उसमें क्या है, वो पेस्ट फॉर्म में लिक्विफाई हो रहा था, वो पिघल रहा था। यहाँ क्या है, वो उसको एब्जॉर्ब करके उसको अपने अंदर वो इंट्रैप कर रहा है। सो ZnCl2, NaCl, NaOH, ये सब एग्जाम्पल हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर के, ये सब केमिकल्स हैं। और कुछ अदर जैसे हमारे हनी हो गया, शहद, शहद के अंदर भी अगर खुले में छोड़ दे तो जैसे हम लोग देखते होंगे कि वो थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब करके उसका कलर चेंज हो जाता है। सिलिकॉन जेल, जो कि ऐसे नॉर्मली हम लोग देखें तो जो
बच्चों के डायपर्स में भी यूज होता है वाटर को इंट्रैप करने के लिए। और अगर हम लोग कोई नई वाटर बॉटल खरीदते हैं तो उसमें छोटी छोटी एक पुड़िया टाइप होता है, वो इसीलिए होता है कि अगर कोई उसमें एक्सेस मॉइस्चर में वाटर है उसके अंदर तो उसको वो इंट्रैप कर ले, ताकि उसमें अंदर कोरोजन ना हो। तो एक तरीके से मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझना है कि ये चीजें जो है कि ऐसी चीजें हैं कि जो वाटर को अपने अंदर इंट्रैप करते हैं अपने क्रिस्टल लैटिस में। जर्मिनेटिंग सीड्स इसका एग्जाम्पल है। तो यूटिटिक मिक्सचर को ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे मिक्सचर जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, ठीक, लेकिन क्या होगा जब एक दूसरे को उसमें मिक्स करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट और घट जाएगा, ठीक है। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। तो अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो अगर उसको मिक्स करके जब हम लोग ट्राइचुरेट करें और वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ऐसे, और ये ऐसे मिक्सचर होते हैं कि जब मिक्स करेंगे तो लिक्विफाई होंगे, उसको जैसे रब रब करेंगे, उसको रगड़ेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे मोटार पिस्टल में, तो वो सब लिक्विफाई हो जाते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट है यूटिटिक मिक्सचर मिक्सचर का वो रूम टेम्परेचर से कम होगा, ये ऊपर भी हम लोग ने देखा है। और इसके एग्जांपल जैसे थाइमोल, मेंथोल, सैलॉल ये सब है। और एनी टू ऑफ दिस ड्रग टर्न इनटू द लिक्विड व्हेन मिक्स, तो ये भी है कि अगर थाइमोल और मेंथोल को मिला देंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये भी चीज, यही चीज इसमें दिया गया है कि तीनों में से किसी दो को मिला देंगे या तीनों को मिला देंगे तो लिक्विड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के कारण। और ये जो प्रॉब्लम है फॉर्मुलेशन में आती है भाई, अगर हम लोग मान लीजिए मेंथोल और थाइमोल को हमें पाउडर में डालना है तो हम पाउडर में मिलाएंगे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इनर्ट एड्सॉर्बेंट जो स्टार्च, टार्क, लैक्टोज ये सब होता है, इसको हम लोग उसके साथ ट्राइचुरेट करेंगे मिला के, वो डैम्पनेस को प्रिवेंट करता है। और इसी के कारण हमारा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी फिर बढ़ जाएगा उसका, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वो लिक्विफाई नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं इनर्ट एड्सॉर्बेंट, एग्जांपल के तौर पे स्टार्च, टाल्क, लैक्टोज। फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो यूटिटिक मिक्सचर है कैसे, मतलब क्यों वो मेल्टिंग पॉइंट उसका मतलब कम होता है कैसे, और वो कैसे लिक्विड में चेंज होता है। जैसे यहाँ सॉलिड ए एंड बी है, ठीक है, लेकिन ये ई जो है यहाँ पे यूटिटिक पॉइंट है, ये मतलब लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इन दोनों सॉलिड का। तो अगर इसको साथ में मिलाएंगे हम लोग, मिक्स करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये बी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म बन जाएगा, लिक्विड प्लस सॉलिड बी और लिक्विड प्लस सॉलिड ए, इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे इसका ये। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये दोनों आपस में देखिए यहाँ पे मिक्स हुआ, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया अबव द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ई, जिसे यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। सो इसी तरह हमारा ये चैप्टर जो था, जो डिफरेंट पाउडर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा, डस्टिंग पाउडर, इफ्लोरोसेंट हो गया, इफरवेसेंट हो गया और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, एंड लास्ट में हम लोग ने पढ़ा यूटेटिक मिक्सचर। सो इसी तरह हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस।